नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मून स्टूडेंट क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के जो हम लोग नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके जो पहला पार्ट था उसमें हम लोग ने रिन्यूएबल एनर्जी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर उसमें हम लोग ने सोलर एनर्जी, हाइड्रोथर्मल एनर्जी और हम लोग ने विंड एनर्जी, इन तीनों को जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। बाकी के जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है, फिर हमारा टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, फ्यूल सेल, जो नए नए आ रहे हैं एनर्जी के सोर्सेस, वो सब कुछ जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इससे पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसको आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो सीरीज हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो है इसमें इस वीडियो का रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाते हैं, वो हमारा ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ओशन थर्मल एनर्जी क्या है, तो पता ही है कि अर्थ का 70% जो एरिया है लगभग वो क्या है, वाटर बॉडी से घिरा पड़ा हुआ है। और उसमें भी अगर 70% देखा जाए तो लगभग लगभग 65 टू 60% आसपास जो एरिया है वो तो सारा ओशंस वाला ही एरिया है। ठीक है, ओशंस या सी से घिरा हुआ है। तो क्या होता है उसमें सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है ना। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द ओशंस एंड सीज। ठीक है, ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि 60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ट्रॉपिकल सी अब्सॉर्ब सोलर रेडिएशंस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द हीट कंटेंट ऑफ 245 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। सोच सकते हैं इतना ज्यादा जो हीट है जो पानी के अंदर होता है, ये ओशंस में स्पेशली होता है, जो भी ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ठीक है, तो कितना होता है 245 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते, है ना, यूटिलाइज नहीं होता बहुत ज्यादा। इसी के लिए एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग दिस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी, जिसको ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन कहा जाता है, ओटीईसी। ठीक है, इसमें क्या होता है तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरफेस लेवल जो होता है पानी का, कोई भी वाटर बॉडी का हो, तो वहां का टेम्परेचर जो होता है वो रिलेटिवली वार्म होता है। और जो जितना हम लोग पानी के नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, तो सरफेस वाला जो पानी होता है, ठीक है, उसी को ऊपर भेजा जाता है। और यहाँ पे एक इवापोरेटर मशीन होता है, जो ये जो सरफेस वाटर है जो कि वार्म है ना, तो वो इवापोरेशन टेक्निक से क्या करेगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगी, यानी स्टीम्स में कन्वर्ट कर देगा। और स्टीम जो होगा यहाँ पर टरबाइन जो जनरेटर होगा उसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और मैकेनिकल एनर्जी को फिर जनरेटर के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ये मेन ग्रिड में चला जाएगा। और बाकी का जो भी वाटर वेपर बच रहा है, ठीक है, उसके लिए कंडेंसर बना हुआ है। ठीक है, कंडेंसर जो है उससे क्या होगा, जो ठंडा वाला पानी उसको कंडेंस करके, जो वार्म वाटर है उसको ठंडा करके वो अगेन जो है उसी ओशन बॉडी में या सी बॉडीज में अगेन वापस भेज देगा। तो कितना अच्छा है ये, है ना, रिन्यूएबल है, पानी का यहाँ पर वेस्टेज भी नहीं है। और हम लोग वेपर के थ्रू जो है ओशन की जो गर्मी है ना, उसी के थ्रू हम लोग जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो इट uses the temperature difference between the surface and the ocean and the depth of about 1000 meter to ऑपरेट अ हीट इंजन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पर इवापोरेटर और कंडेंसर इन दोनों को ही मेनली हीट इंजन कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इवापोरेटर वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है और कंडेंसर जो है अगेन वाटर वेपर को पानी के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो नीचे चला जाता है। तो ये है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, तीसरा जो है उसके बाद वाला हम लोग आ जाता है जिसको हम लोग वेव एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वेव्स रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द विंड विद द सरफेस ऑफ द सी, है ना, सी या ओशन में। तो जो हवा का जो हवा होता है, विंड होता है, उसी का इंटरेक्शन जब पानी के साथ होता है या पानी के सतह से होती है, तभी क्या होता है, वेव जनरेट होता है। इस तरह से वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द विंड टू सी जो है बेसिकली, यहाँ पर वही चीज को वेव एनर्जी कहा जा रहा है। तो द फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट वाज with a capacity of 150 megawatt has been set up in विजनेजम नियर त्रिवेंद्रम। ठीक है, तो वेव एनर्जी में क्या होता है, तो जो भी हमारा ऐसे ऐसे बड़े बड़े मशीन्स लगे होते हैं, ठीक है, तो
एकदम ओशंस में या सीज में लगता है जहां पर वेव्स बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, और इसी में क्या होता है, टरबाइंस भी लगे होते हैं, साथ ही साथ इसका जनरेटर भी होता है, और जो मेन ग्रिड से जो पावर ग्रिड होता है उससे कनेक्टेड रहता है। तो वेव जब भी आते हैं तो क्या होता है, वेव्स में काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होता है, उसके कारण जो इस मशीन होती है उसके अंदर जो पंखे होते हैं, एक तरह से जो टरबाइंस होते हैं उसको वो रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और मैकेनिकल एनर्जी को फिर वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर वो मेन पावर सोर्स से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया में जो है 150 मेगावाट का ये बनाया गया था, फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट जो है त्रिवेंद्रम केरला में बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो है टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो बहुत मोर लेस सिमिलर है, वेव टाइडल है ना, ओशन थर्मल बहुत ज्यादा सिमिलर काइंड ऑफ है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस इसमें है। तो टाइडल्स आपको पता ही होगा, टाइड्स जो जो होता है, जो हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं, है ना, स्प्रिंग टाइड्स नीप टाइड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जोग्राफिकल ज्योग्राफी में, है ना। तो एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइड्स by creating a reservoir, a basin behind a barrage, and then passing tidal water through the turbines into the in the barrage to generate electricity. तो बेसिकली डैम्स के जो एक साइड में जहां पर रिजर्वॉयर होता है, डैम का रिजर्वॉयर या बराज के सामने जहां पानी को रोका जाता है, ठीक है, तो वहां पर टाइड जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और इस देख सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो हम लोग विंड मिल पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या होता है जनरली, यहाँ पर उल्टा विंड मिल होता है, इन्वर्टेड में होता है। ठीक है, तो ये नीचे में प्रोपेलर्स लाइक ब्लेड्स लगे होते हैं जो रोटेट करते हैं अगेन, फिर यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर वो चले जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो अ मेजर टाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है बेलनी, costing up to 5,000 crore is proposed to be set up in the Hanthal Creek in the Gulf of Kutch in गुजरात, और ये हो भी चुका है। और गुजरात में मेनली ये जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन है, यहाँ पर कहा जाता है कि टाइडल एनर्जी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ से कैप्चर किया जा सकता है, यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। तो बहुत सिमिलर है टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी और वेव एनर्जी, बहुत मोरलेस सिमिलर, लेकिन माइन्यूट माइन्यूट से इसमें डिफरेंसेस हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा बायोमास। ठीक है, तो बायोमास इज a renewable energy resource that is derived from the carbonaceous waste of the various human and natural activities। ठीक है, तो ह्यूमन वेस्ट से भी हो सकता है या फिर नेचुरल एक्टिविटीज से भी हो सकता है, जैसे कि पेड़ पौधे है ना सूख जाते हैं, या जो पत्ते झड़ जाते हैं, उससे हम लोग एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं। फिर जो क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगाते हैं, है ना, जब हम लोग पैडी उगाते हैं, या मेनली जब पैडी के साथ साथ वीट जब हम लोग उगाते हैं, तो उसके जो धान निकाल के उसके बाद जो बच जाता है, जिसको स्ट्रॉ कहते हैं, है ना, स्टबल जिसको बहुत बार कहा जाता है, तो उसको भी हम लोग किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो फिर काव हो गया, काव से जो डंग निकला, उससे उस काव का डंग भी क्या है, बायोमास के अंदर आएगा, है ना। तो जितने भी कार्बोनेशियस वेस्ट है उससे हम लोग किस तरह से एनर्जी जो है क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इट इज डिराइव फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेज, जैसे कि बाय प्रोडक्ट ऑफ द टिम्बर इंडस्ट्रीज, टिम्बर इंडस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत सारा हमें मिल जाएगा बायोमास। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो गया, ग्रासी एंड वुडी प्लांट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे भी है, ग्रासी वुडी प्लांट्स हो गए। रेसिड्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, ऑयल रिच एल्गीज एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोनेंट क्या है, जैसे कि हमारे जो घरों में जो किचन वेस्ट होता है स्पेशली, ठीक है, उससे भी, जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, फूल पत्ते, ये सब जो है इसी से भी हम लोग इसी को ही मेनली बायोमास कहते हैं। तो बायोमास इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल, है ना। तो ये जो कन्वेंशनल हम लोग कोयला या फिर पेट्रोल डीजल ये करते हैं, उससे ये बहुत ज्यादा हेल्प, बहुत सही होता है हीटिंग एंड एनर्जी पर्पस के लिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि बायोमास से जब भी हम लोग बर्न करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि ये जो होता है ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता है ना। तो ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या होता है, कुछ हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस जो है ये भी रिलीज होते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स है, ऑयल पेट्रोल ये सब से, इसके कंपैरिजन में ये जो एमिशन है ये कम होता है। और बहुत लोगों का मानना भी है जो कि बायोमास जो होता है वो कोई ज्यादा ऐड नहीं कर रहा, वो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ऐड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब भी ये पेड़ उग रहा है, बड़ा हो रहा है, तो कितने सालों तक पेड़ जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके रखता है, सिक्वेस्टर करके रखता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो 100 ग्राम, मान
कि चलते हैं कि 100 ग्राम जो है पूरे अपने लाइफ टाइम में 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, वो सिक्वेस्टर करके रख रहा है। फिर जब हम लोग जला रहे हैं तो लगभग उतना ही ग्राम ऑफ जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बोनेशियस वेस्ट जो है वो बाहर एमिट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई यहाँ पर ना ऐड हो रहा है, ना कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है या ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट हो रहा है ना। लेकिन कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स में यहाँ पर कहा जाता है बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा कि इसके कंपैरिजन में बायोमास जो है, बायोमास से एनर्जी जो जनरेट होता है वो रिलेटिवली सेफ माना जाता है। ठीक है, सेफ माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बायोमास को बर्न कर रहे हैं, जैसे बहुत गांव में होता है या शहरों में भी बहुत जगह होता है, बारबेक्यू किया जाता है, तो उससे जो धुआं निकलता है ना, तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस गैसेस भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बहुत लोग वैसे काम करते हैं, जो राइस क्या करता है, हमारे इंडोर पॉल्यूशन है ना, तो बहुत सारी बीमारियां जो है धीरे धीरे वो बनते रहती है, फिर बहुत सारे जो पल्मोनरी डिसऑर्डर्स है वो फ्यूचर में हो सकते हैं। ठीक है, तो बायोमास ऐसा नहीं है कि ये क्लीनेस्ट है। ठीक है, इसको हाँ बाई चांस यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, वो है हमारा एनारोबिक डाइजेशन या फिर बायोमिथानेशन, या फिर आसान भाषा में कहा जाए तो जो बायोगैस वाला है। ठीक है, तो बायोमिथानेशन क्यों कहा जा रहा है, तो हमारा जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे जो भी कैटल्स होते हैं उसके जो भी गोबर वगैरह डंग्स होते हैं उसको हम लोग कलेक्ट किया जाता है। फिर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, फ्रूट वेस्ट होते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर उसमें पानी मिक्स किया जाता है, फिर पानी मिक्स करके इस तरह का बायोगैस प्लांट होता है जो कि अंडरग्राउंड सिचुएटेड होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड सिचुएटेड होने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो नहीं है, यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन है। ठीक है, तो एनारोबिक कंडीशन के कारण क्या होगा, जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ग्रोथ उनका बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग यहाँ पर वेस्ट डाल रहे हैं, बायो वेस्ट डाल रहे हैं, वो क्या होगा, बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा तो वहां से जो गैस निकलता है वो बेसिकली मीथेन गैस होता है, CH4 जो होता है। ठीक है, CH4 मीथेन गैस निकलता है, और उसको हम लोग एनर्जी में यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पर्पस यूज किया जा सकता है, या बहुत अदर अदर इंडस्ट्रियल में यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो स्लज निकलता है, जो स्लरी निकलता है आफ्टर बायोमिथानेशन प्रोसेस के बाद जो निकलता है, उसको हम लोग बहुत अलग अलग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो क्या होता है, एक्चुअली में खाद होता है, कॉम्पोस्ट होता है, जो बेसिकली हम लोग खेतों में यूज कर सकते हैं, है ना। अगेन वो खेतों में यूज होगा, फिर अनाज उगेगा, फिर क्या होगा, ये जो कैटल्स वगैरह हर्बिशियस एनिमल्स है उसको खाएंगे, फिर ये साइकिल चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो बायोगैस प्लांट लगाना होता है उसके लिए खर्चा बहुत होता है, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और जो इसमें से कार्बन, जो हमारा मीथेन गैस का इवोल्यूशन होता है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है बहुत बहुत मिनिमल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए इसको जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है एट प्रेजेंट। आज से 20-25 साल पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, लेकिन बहुत कमी हो गया होगा। गाँव में इक्का दुक्का आपको मिल जाएगा, नहीं तो ये प्रोसेस जो है एनारोबिक डाइजेशन या बायोमिथानेशन नहीं हो रहा है। और थ्री फंक्शन जो मेनली सीक्वेंस में कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होता है, फिर एसिडोजेनेसिस होता है, फिर मिथानोजेनेसिस, यानी मीथेन का एमिशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप्स ऑफ एनारोबिक डाइजेशन या फिर बायोमिथानेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो वो है हमारा कंबस्शन या इंसिनरेशन। ये पहले भी पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बताया था, कंबस्शन या फिर इंसिनरेशन। तो जो भी हमारा वेस्ट है, तो वेस्ट इज डायरेक्टली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो जो भी वेस्ट इसको डंप किया जाता है, और यहाँ पर फर्नेस होता है जहाँ पर से नीचे से एक ऑक्सीजन इनलेट भी होता है, ऑक्सीजन बहुत अमाउंट में जाते रहता है, और टेम्परेचर जो होता है तो फर्नेस का 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लिबरेटिंग हीट एनर्जी इनर्ट गैसेस एंड ऐश। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिबरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी होगा, फिर इनर्ट गैसेस बहुत सारे रिलीज होते हैं, एंड ऐश। ठीक है, और वो ऐश जो है वो बहुत सारा हम लोग कमर्शियल यूजेस कर सकते हैं, अगर उसको सही तरह से सिक्वेस्टर कर रहे हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो हीट एनर्जी से फिर जो हमारा टरबाइंस में स्टीम जनरेट होता है, फिर स्टीम घूमता है, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो कंबस्शन रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ 65 to 80% ऑफ द हीट कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर टू हॉट एयर, स्टीम एंड हॉट वाटर। ठीक है, तो 100% इफेक्टिव तो कोई भी नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा।
तो 65 to 80% जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एंड द स्टीम जनरेशन इज टर्न्ड कैन बी यूज्ड इन स्टीम टर्बाइंस टू जनरेट पावर। ठीक है, कंबशन और इंसिनरेशन प्लांट ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। फिर दूसरा जो है हमारा पायरोलिसिस या फिर गैसिफिकेशन, इसका इंसिनरेशन मेथड का ये एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, तो पायरोलिसिस में इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ब्रॉट अबाउट बाय हीट। ठीक है, यहाँ पर भी वही होता है। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है, जो भी बायोमास होता है उसको ड्राई किया जाता है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है उसको कम से कम किया जाए। मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा रिलीज। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, उसको ड्राई किया जाता है, धूप में रखा जाता है या सन ड्राई मैक्सिमम किया जाता है। फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, चॉप किया जाता है छोटे छोटे। ठीक है, मिक्स पाउडर बना दिया जाता है। फिर पायरोलिसिस रिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पायरोलिसिस रिएक्टर में जो भी हमारा बायोमास ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और तब तक हीट किया जाता है अंटिल द मॉलिक्यूल्स थर्मली ब्रेक डाउन टू बिकम अ गैस। ठीक है, तो उस इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। ठीक है, जब तक ये गैस में कन्वर्ट ना हो जाए, गैस कंप्राइजिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली नोन एज सिन गैस या फिर बहुत बार प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, फिर पायरोलिसिस रिएक्टर से ही क्या होता है, फिर जो चार रिमूवल होता है, चारकोल जो बनाए जाते हैं वहां से बनाया जाता है। फिर यहाँ से भी जो है जो भी कार्बन कार्बोनेशियस मटेरियल होते हैं वहां से भी एक्सट्रैक्ट करके जो है वो बायोऑयल में बनाने में कन्वर्ट किया जाता है। या फिर जिसको नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है पायरोलिसिस का साथ ही साथ में होता है वो गैसिफिकेशन होता है। ठीक है, तो गैसिफिकेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्शियल कंबस्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैं बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, पार्शियल कंबस्शन होता है तो ऑब्वियसली गैस जो होगा वो यहाँ पर जनरेट होगा ही होगा। एंड द गैस सो प्रोड्यूस इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर गैस, क्योंकि अब प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या रहता है, तो मेनली जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, मीथेन वगैरह, मीथेन इथेन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड जो है ये मेनली पायरोलिसिस से निकलते हैं जो गैस। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लीन द सिन गैस और द प्रोड्यूसर गैस। Therefore, the gas is burned in an internal combustion engine generator set or turbine to produce electricity। ठीक है, तो पायरोलिसिस जो होता है इंसिनरेशन का एडवांस्ड वर्जन है। इंसिनरेशन में बहुत ज्यादा क्या है, वहां पर एमिशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी एमिशन होता है उसको भी हम लोग उसको कम से कम किया जाता है। तो गैस जो रिसाइकल किया जाता है उससे क्या होता है, हम लोग और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और ज्यादातर क्या किया जाता है, उसको बर्न करके क्या है, इंटरनल कंबस्शन एक मशीन एक जनरेटर टाइप का होता है जहां पर गैस को ही टर्बाइंस का मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। तो ये एडवांस्ड वर्जन होता है, लेकिन ये इंसिनरेशन मेथड या पायरोलिसिस गैसिफिकेशन मेथड जो होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंडिया में आपको ये सारा प्रोसेस जो है नहीं दिखेंगे। इसीलिए जितना भी कचरा वगैरह होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो सड़कों पे मिल जाता है या लैंडफिल्स एरिया में मिल जाता है। अगर हमारे पास ऐसे प्लांट ऐसे इक्विपमेंट्स होते तो थोड़ी कचरा वहाँ पे रहता। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कोजेनरेशन, एक बहुत पहले भी मैं बताया था इसमें। ठीक है, कोजेनरेशन इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्यूल। ठीक है, तो एक फ्यूल से मेनली दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं। एक फॉर्म जो होता है वो हीट होता है और दूसरा जो होता है मेनली इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैकेनिकल एनर्जी होता है, जनरली दो ही होता है, हीट या फिर हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो एक ही फ्यूल से दो अगर हम लोग दो अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो इस मेथड को मेनली कोजेनरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल जो पावर प्लांट होते हैं तो फ्यूल को बर्न किया जाता है बॉयलर में टू जनरेट हाई प्रेशर स्टीम, और फिर उस स्टीम को टरबाइंस को मूव कराने में काम किया जाता है। फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी मेनली जनरेट होता है। ठीक है, द एग्जॉस्ट स्टीम जो होता है, फिर जो जो स्टीम बच जाता है इज जनरली कंडेंस्ड टू वाटर विच गोज बैक टू द बॉयलर। फिर जो एग्जॉस्ट से जो स्टीम आता है, जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद बच जाता है, उसको फिर कंडेंस करके, और कंडेंस में ऑब्वियसली कूलिंग प्लांट लगाया जाता है ताकि कंडेंस हो सके, फिर वो पानी बनता है, फिर अगेन वो चला जाता है। तो यहाँ पर जो कोजेनरेशन टेक्निक है, ठीक है, तो जो लार्ज क्वांटम ऑफ हीट जो है स्टीम का, ठीक है ना, लो प्रेशर स्टीम हैज अ लार्ज क्वांटम ऑफ हीट,
है ना, पता ही होगा। स्टीम का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हैज अ लार्ज क्वांटम ऑफ हीट विच इज लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंडेंसिंग में हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो कन्वेंशनल प्लांट होते हैं उसका एफिशिएंसी बस 35% ही रहता है, लेकिन जो कोजेनरेशन प्लांट होता है उसमें एफिशिएंसी जो है वो लगभग 75 to 90% जो है रीच हो जाता है, ठीक है। इसमें किया जाता है, जो लो प्रेशर स्टीम होता है, ठीक है, उसको कंडेंस नहीं किया जाता है, उसको कंडेंस नहीं करके बट यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पसेस इन फैक्ट्रीज हाउसेस, यहाँ पर जो है अलग अलग यूज किया जाता है। और ये ज्यादातर जो कोजेनरेशन टेक्निक्स है, तो जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल का ठंडी पड़ती है, तो वहां पर ज्यादातर प्लांट में ऐसा ही किया जाता है कि एक तरह तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही रहा है, फिर जो हॉट वाटर जो है स्टीम है उसको भेज दिया जाता है मेनली हीटिंग पर्पस के लिए, घरों को या कॉलेजेस या कोई भी बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए, या फिर फैक्ट्रीज में हाउसेस में ये सब दिया जाता है। तो वहां पर दोनों ही पर्पस फुलफिल हो जा रहा था। यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी जो है कोजेनरेशन प्लांट का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कोजेनरेशन में क्योंकि बोथ पावर भी मिल रहा है और हीट भी मिल रहा है, ठीक है, और ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग है, एडवांटेजेस तो है ही है। और इसमें एमिशन जो होता है वो भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द जो हमारा कन्वेंशनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडिया में भी अगर हम लोग कोजेनरेशन फैसिलिटीज अगर लगाएं, कोजेनरेशन प्लांट बनाएं, तो लगभग लगभग 20,000 मेगावाट जो है हम लोग एनर्जी और ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में इस तरह का अभी तक डिमांड ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा बहुत कहीं भी प्लांट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ये फैसिलिटीज जो है लार्ज स्केल पे यूज की जा रही है। छोटे स्केल पे यूज किया जा रहा है लेकिन लार्ज स्केल पे यूज नहीं किया जा रहा है। और सिंस इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, है ना, तो शुगर बनाया जाता है, तो शुगर जो है मेनली क्या है, शुगर केन से बनाया जाता है। तो शुगर केन से जब उसका रस निकाल दिया जाता है तो जो बच जाता है सूखा, उसको ही बोला जाता है बगासे, ठीक है। तो बगासे बेस्ड को जनरेशन इज बीइंग प्रोमोटेड इंडिया में। उस बगासे को जलाकर जो है बहुत ज्यादा इससे, ये भी एक बायोमास ही है बगासे भी, उससे भी हम लोग हीट जनरेट कर सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ को जनरेशन दस लाइज इन द फैसिलिटीज विद द जॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जहां पर दोनों ही रिक्वायर्ड है, हीट साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, तो ज्यादातर ये जो कोल्ड एरियाज है यहीं पर ये एप्लीकेबल हो सकता है। And primarily sugar, rice mills, distilleries, petrochemical sectors, industries such as fertilizer, steel, cement, chemical, pulp and paper, aluminium में यहाँ पर भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड रहती है हीट का भी और साथ ही साथ में। तो लेकिन अभी तक ऐसा बहुत कम ही प्लांट मिलेंगे जहाँ पर ऐसा यूज़ किया जा रहा है। कोल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाइना में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे वो है वेस्ट टू एनर्जी, है ना। तो वेस्ट टू एनर्जी भी जितना भी हम लोग मेथड्स अभी तक पढ़े हैं लगभग वही है, कि यहाँ पर क्या है, जो भी वेस्ट आ गया हमारा, ऑर्गेनिक वेस्ट आया उसको डंप कर दिए, फिर क्रेन के मदद से उसको डाल दिए फर्नेस में, फिर फर्नेस में ये यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टीम बनता है, वेपर्स बनता है, वेपर से फिर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो गया ऊपर में, फिर जो ऐश निकलता है वो पानी के साथ मिक्स होके फिर क्या होता है, ट्रक्स में लद जाता है, फिर उसको अदर यूजेस के लिए, केमिकल यूज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर और एक हमारा होता है कि यहाँ पर भी जो स्टीम वेपर्स होते हैं, फिर क्या होता है, इसके इसके लिए भी यहाँ पर भी अलग अलग प्लांट्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है बहुत सारा मल्टीपल पर्पस जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन टुडेज एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और जिसके कारण जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है, फिर उसके कारण और भी वेस्ट जो है बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो लाइफ पैटर्न विच आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, पहले भी बता चुका, वेस्ट जो है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वेस्ट जनरेशन भी बढ़ेगा, जो हमारा लाइफस्टाइल आजकल हम लोग बहुत ज्यादा वेस्ट जो है जनरेट कर रहा है। तो इन द रिसेंट पास्ट development of technologies has helped to reduce the amount of waste for its safe disposal to generate electricity from it। अब इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं बताता हूँ। बिहार में एक किसान है, ठीक है, अब मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो क्या करता है कि सबके घरों से जाकर वो जो भी वेजिटेबल वेस्ट होता है या फ्रूट वेस्ट होता है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो भी गाय भैंस होती है वो गोबर भी खरीद लेता है, ठीक है। और वो क्या करता है, खुद अपना एक एरिया है जहां पर वो इन सब को मिक्स करके कंपोस्ट बनाता है,
ठीक है, कंपोस्ट बनाता है और उसी कंपोस्ट को वो क्या करता है, बेच देता है मार्केट में, जो कि बहुत महंगे अमाउंट में मिल जाता है। जितने भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, फर्टिलाइजर्स, इन सब का बहुत ज़्यादा नीड होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, तो वो बहुत महंगे दामों में बेच देता है। ठीक है, फिर वहां से उसको पैसा मिल जाता है। तो जो पैसा उसको मिल गया बेचने से कंपोस्ट का, फिर उसी से ही कुछ पैसा वो जो भी घरों से जहाँ से भी वो वेस्ट जो है वो लेता था, उसको थोड़ा-थोड़ा दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो फार्मर है उसका भी बेनिफिट हो गया और फिर जो विलेजर्स हैं, जिससे वो वेस्ट कलेक्ट कर रहा था, उस उनका भी कुछ बेनिफिट हो जा रहा है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो भी छिलके-विलके होते हैं, उनसे हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही फेंक देते हैं, सड़कों पर ऐसे ही गंदगी, बीमारियाँ फैलती रहती है ना? एस्थेटिक लॉस होता है। लेकिन उसी से ही वो क्या कर रहा है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और इतना ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, इतना ज़्यादा वो रिच हो चुका है, सिंपल सा टेक्निक के मदद से। ठीक है, तो कितना ज़्यादा फायदे है वेस्ट टू एनर्जी। तो किसी के लिए वेस्ट जो है वो कितना वरदान बन सकता है। तो वेस्ट टू एनर्जी हैज अ पोटेंशियल टू डाइवर्ट वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स एंड जनरेट क्लीन पावर विदाउट एमिशन ऑफ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें बहुत कम कम जो होता है, फिर ये जो है पायरोलिसिस गैसिफिकेशन सिस्टम भी लगाया जाता है इसमें, कि कम से कम जो है पॉल्यूटेंट्स बाहर रिलीज हो और जितना से ज्यादा हो सके एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है ना, जहाँ आपको ये सब जो है इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, ये बताया दिखाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है, वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन और इमर्जिंग टेक्निक्स है, ठीक है, और इमर्जिंग टेक्निक्स अपार्ट फ्रॉम कॉमन इंसिनरेशन बायोमिथानेशन, ये पुरानी टेक्निक्स है, लेकिन पायरोलिसिस गैसिफिकेशन ये कॉस्टली है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम लोग को वेस्ट जितना जनरेट कर रहे हैं, इससे कमी तो जरूर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है पोटेंशियल वेस्ट टू एनर्जी में अगर देखा जाए तो इंडिया में लगभग 225 मेगावाट जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीवेज से जो है एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं और लगभग 1460 मेगावाट जो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से जनरेट कर सकते हैं, यानी 1700 के आसपास मेगावाट जो पावर हम लोग टोटल में जनरेट कर सकते हैं वेस्ट से ही। ठीक है, करेंटली एंड द करेंट पोटेंशियल टू रिकवर 13,000 मेगावाट जो है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ ग्रिड इंटरएक्टिव पावर वेस्ट फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी इज 99.08 मेगावाट। ठीक है, ऑफ ग्रिड पावर एंड अबाउट 115.07 मेगावाट ऑफ ग्रिड पावर है। ठीक है, तो ये करंट डेटा है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से ली गई है। एंड जो मैं बता रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्टिवली प्रोमोटिंग द जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव सब्सिडीज ऑन द प्रोजेक्ट। तो जो मैं एक कहानी बता रहा था, वो वही कहानी ही थी। इंसेंटिव सब्सिडीज मिलती हैं तो बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन मेजर कंस्ट्रेंट है इसके में फेस्ड बाय द इंडियंस इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। सबसे पहला है कि चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो जो पायरोलिसिस गैसिफिकेशन ये सब जो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्निक्स है ना? ये सब जो है या जो इक्विपमेंट्स है वो सब ज़्यादातर इम्पोर्ट किया जाता है, इंडिया में बनते नहीं है, वॉशिंग मशीनरीज़ बनती नहीं है। तो ये थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, हाई कॉस्ट हो सकता है। वो टेक्नोलॉजीज़ जो है, बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके पास में है, तो अगर वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तब जाके होगा, या फिर इंडिया खुद से अगर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाता है तब होगा। ठीक है? तो हम लोग अभी डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रीज़ पे। ठीक है? एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्पेशली बेस्ड ऑन बायोमिथानेशन टेक्नोलॉजीज आर हाई as critical equipments for project is required which is being imported। ठीक है, फिर सबसे मेन जो दिक्कत है वो है इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन। हम लोग जो कचरा जनरेट कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी सफाई वाले आते हैं तो उनमें क्या करते हैं, सारे वेस्ट जो है मिक्स करके डाल देते हैं। पत्ता हो, सब्जी के छिलके हो, बचा हुआ खाना हो, या फिर टूटे हुए बल्ब हो, शीशी के बोतल, कुछ भी हो, सब मिक्स करके हम लोग एक साथ डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिग्रीगेशन नहीं है। अगर हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बस इतना ही सिग्रीगेट करके डाल दें, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हम लोग जनरेशन में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये बाद में जाके फिर क्या होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको ये खुद से हाथों से अपने मैनुअली ये जो वेस्ट है उसको अलग अलग सिग्रीगेट करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कोई मशीन बना नहीं है आज तक जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कर सकता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन अगर हम लोग ये खुद कर लेते हैं तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकते हैं।
फिर लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट भी है, बहुत सारे गवर्नमेंट जो इसमें ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं देती है, मतलब सपोर्ट नहीं होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड हो गया, सप्लाई ऑफ गार्बेज, पावर परचेज, कहीं कहीं पे तो रोज रोज जो सफाई वाले कर्मचारी है तो वो भी नहीं आते, साफ सफाई होते नहीं है, रोड के किनारे सारे कचरे फेंके हुए रहते हैं, ड्रेन्स जाम रहते हैं, है ना, तो ये सब तो होता ही है। अब हम लोग जो आ जाते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी पता ही चल रहा है कि अर्थ के नीचे से, तो अर्थ का जो 3 लेयर्स होते हैं, कोर, क्रस्ट, कोर, मैंटल और क्रस्ट। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू हार्नेसिंग ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी और द वास्ट रिजर्वर ऑफ हीट स्टोर्ड इन द अर्थ्स इनर कोर। ठीक है, तो इनर कोर से जो एनर्जी है उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पता होगा जो अर्थ का इनर कोर होता है वहां पर इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, वहां से अगर हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो बिलो द अर्थ क्रस्ट देयर इज अ लेयर ऑफ हॉट एंड मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। ठीक है, तो आपने वॉल्केनोज वगैरह में मैग्मा, लावा ये सब तो पढ़ा ही होगा। तो heat is continuously producing here mostly from the decay of naturally radioactive materials such as uranium and potassium। तो इतने नीचे नीचे अगर हम लोग जितने डीप जाएंगे अर्थ के, तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, तो वहां से हीट जो है बहुत ज्यादा वो जनरेट होता है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली क्या करना होगा, इसमें ड्रिलिंग करना होगा, कई किलोमीटर ड्रिल करना होता है जमीन के नीचे। फिर वहां से क्या होगा, ऑब्वियसली हीट निकलेगा, हीट से क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग सिस्टम होता है जिससे यहाँ पर वाटर जो है बॉयल करेगा, बॉयल करेगा तो स्टीम जनरेट होगा, फिर अगेन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर कंडेंसर प्लांट लगे होते हैं जो अगेन क्या होता है, फिर वापस वो भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है जियोथर्मल, लगभग जितने भी हम लोग एनर्जी पढ़े वहां पर लगभग ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। तो हाउ इट इज कैप्चर्ड, तो जियोथर्मल एनर्जी कैन बी फाउंड इन रीजन्स वेयर नॉर्मल और स्लाइट अबव नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल अब ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग डीप इनसाइड द अर्थ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ते जाता है। तो जो एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो कहा जाता है कि जैसे जैसे अगर हम लोग 100 मीटर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ेगा, ये होता है एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो वैसे रीजन में ही जहां पर ये एवरेज एवरेज ग्रेडियंट है या उससे ज्यादा है, वहीं पर जो है हम लोग जियोथर्मल प्लांट्स लगाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये मेजर करना पड़ता है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट का कौन से एरिया में कहाँ है, इसीलिए इसमें रिमोट सेंसिंग, इसरो का बहुत ज्यादा मदद लिया जाता है, सैटेलाइट्स की मदद से ही ये होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जहां तहाँ खोद के तो नहीं देखेंगे कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज कर रहा है या नहीं डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट यही है कि हर एवरी 100 मीटर, ठीक है, हर एवरी 100 मीटर में टेम्परेचर जो है वो 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, एंड स्पेशली इन द रीजन्स वेयर प्लेट मार्जिन्स, जहां पर भी टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मार्जिन्स पे ही ये ज्यादातर हमें ऐसा नजर आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडेंस जोन होता है ना, और ये अर्थक्वेक प्रोन जोन भी होता है, तो बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है इसमें। ठीक है, and the most current way of capturing the energy from geothermal resources is to tap it naturally occurring hydrothermal convection system where cooler water seeps into the earth crust, ठीक है, जो heat up होता है and then rises to the surface, and when the heated water is forced to the surface it is relatively easy to capture the steam और वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। ठीक है, फिर पोटेंशियल अगर साइट्स देखा जाए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहां पर जियोथर्मल प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर माउंटेनियस रीजन में, जैसे पुगा वैली लद्दाख में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तुवा गुजरात में, जलगांव महाराष्ट्र में, तातापानी छत्तीसगढ़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाक्रेश्वर जो है वेस्ट बंगाल, उन्नाई महाराष्ट्र, तो बहुत सारे रीजन में हमें मिल सकते हैं ये पोटेंशियल साइट्स ऑफ जियोथर्मल। ठीक है, और डेवलपमेंट की बात की जाए तो रिसेंट डेवलपमेंट में देखा जाए तो इन 2013 में जो इंडिया के फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट जो है वो लगाया गया था छत्तीसगढ़ में, कहा तो वही तातापानी इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और IRS-1 जो सैटेलाइट्स है have played an important role through which infrared photographs की मदद से ही जो है हम लोग लोकेट कर पाते हैं कि कहाँ पर जियोथर्मल प्लांट लगाया जा सकता है।
ठीक है। लेकिन इसमें भी एक चैलेंज है। अब चैलेंज क्या है? तो ऑब्वियसली हाई जनरेशन कॉस्ट है। तो मोस्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू जियोथर्मल पावर प्लांट है वो है रिसोर्स एक्सप्लोनेशन और प्लांट कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर हम लोग को जियोथर्मल प्लांट लगाना चाहिए? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है ना? ड्रिलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें कंस्ट्रक्शन खर्चा है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो ज़्यादातर ड्रिलिंग में आता है। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन तो है, आपको चलिए पता चल गया कि हाँ, यहाँ पर जो है पोटेंशियल साइट है, यहाँ पर हमें मिल सकता है जियोथर्मल एनर्जी। उसके लिए भी बहुत मेहनत हुआ। इसमें इसरो का बहुत मदद लगता है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स यूज़ किया जाते हैं। फिर अगर पता चल गया तो फिर उसको ड्रिल करना होता है। बहुत कई-कई किलोमीटर जो है डीप इनसाइड द अर्थ ड्रिल किया जाता है। पहले से जो ड्रिलिंग का कॉस्ट है ऑब्वियसली कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग रिमेन्स वेरी एक्सपेंसिव एंड रिस्की भी है। ठीक है, काफ़ी रिस्की भी है क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ से कितना ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज़ आउट हो सकता है क्योंकि बहुत डीप इनसाइड द अर्थ है। ठीक है? फिर ट्रांसमिशन बैरियर भी है। ट्रांसमिशन बैरियर क्या है? मतलब कि जियोथर्मल प्लांट मस्ट बी लोकेटेड नियर द स्पेसिफिक एरियाज़। तो जियोथर्मल प्लांट जो होगा, जहाँ से एनर्जी निकल रहा है, जियोथर्मल एनर्जी निकल रहा है, उसके जस्ट पास में ही होना चाहिए। क्योंकि जो भी स्टीम रिलीज़ हो रहा है, उसको जल्द से जल्द कैप्चर करके जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? नहीं तो अगर बहुत दूर होगा, अगर प्लांट जो होगा वो बहुत दूर होगा, तो वो जो स्टीम होगा, वो अपना हीट खोते जाएगा। तो हीट खोते जाएगा, क्या होगा? वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो जनरेशन होगा, वो बहुत-बहुत कम होगा। तो जनरली ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत नज़दीक ही लगाना पड़ता है। और ऐसे जो प्लांट्स हैं वो भी एक दिक्कत ये है कि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में या फिर माउंटेनियस रीजन में जहाँ पर कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल कंडीशन है, वहाँ पर प्लांट लगाना, मेंटेनेंस, ऑपरेशन प्रोसीजर सब में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है? तो consequently any significant increase in the number of geothermal power plants will be limited with the plant's ability to connect, upgrade and build new lines to access the power grid and whether the grid is able to deliver additional power to the market. ठीक है? और उसको मेन ग्रिड से कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? एक्सेसिबिलिटी में तो बताया कि सम एरियाज में हैव सफिशिएंट हॉट रॉक्स टू सप्लाई हॉट वाटर इन अ पावर स्टेशन, बट मेनी ऑफ दिस एरियाज आर लोकेटेड इन हार्श एरियाज, जैसे पूगा वैली लद्दाख में है, जहाँ पर टेम्परेचर साथ ही साथ एयर प्रेशर बहुत कम होता है, तो बहुत लोग वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते, काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि हम लोग डीप इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं, तो बहुत सारे हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिलेंगे, तो उससे जो रेडियो एक्टिव गैसेस निकलेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है? तो वो कहीं से अगर फट गया, ठीक है? या कहीं से लीक आउट हो गया, या फिर जो वेस्ट जनरेट हुआ, उसको सही तरह से डिस्पोज़ नहीं हुआ, तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है ना? जो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, लगभग 30 साल बाद जो उसका वेस्ट है, 2 दिन पहले जो है मैंने न्यूज़ में देखा कि 2 दिन पहले 30 साल बाद जो उसका वेस्ट को कंप्लीटली डिस्पोज़ किया गया है। अभी जो है ट्रक के थ्रू ग्रीन कॉरिडोर बना था, फिर उसके थ्रू जो है उसको डिस्पोज़ किया गया था। तो 30 साल सोचिए, एक ट्रेजेडी हुआ, 30 साल बीते, बहुत सारे लोगों की जान गई, फिर जाके ये अभी जाके ये डिस्पोज़ल हो रहा है। और रेडियो एक्टिव वेस्ट तो इससे भी ज़्यादा पॉइज़नस होते हैं, वहाँ तो फॉस्जिन गैस था, ये तो रेडियो एक्टिव वेस्ट है। ये तो पूरी पीढ़ी की पीढ़ी को पूरे खत्म कर सकता है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है। इसका डिस्पोज़ल भी बहुत ज़्यादा है, और कहीं से रेडियो एक्टिव गैस लीक हो गया तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। फिर हम लोग आ जाते हैं लास्ट आखिरी टॉपिक में, वो है हमारा फ्यूल सेल। और ये फ्यूचर का यही ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं? बहुत सारे चीज़ों में जो है फ्यूल सेल्स यूज़ किया जा रहा है। ठीक है? तो केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, फ्यूल सेल्स के बारे में ऑब्वियसली पढ़ा होगा। तो फ्यूल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल डायरेक्टली एंड वेरी एफिशिएंटली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? एंड आल्सो एज वेल एज हीट, thus डूइंग अवे विद द कंबस्शन, जो है कंबस्शन उसमें लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो होती है फ्यूल की, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ में हीट भी जो है रिलीज होता है। और इसमें द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर सच सेल्स इज हाइड्रोजन, या फिर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, फ्यूचर में देख ही रहे होंगे हाइड्रोजन फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। और हाइड्रोजन जो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, जितने भी एलिमेंट्स उसमें सबसे ज़्यादा होती है।
ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स फ्यूचर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होगा। आने वाले 10-20 सालों में बहुत ज़्यादा इस पे बात की जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली एक फ्यूल सेल में क्या होता है, तो दो हमारे एक तो इलेक्ट्रोलाइट होता है बीच में, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड्स एनोड कैथोड होता है। ठीक है, और उसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो होता है। फिर यहाँ पर जो गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस है एक, हमारा ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या है, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और एक्सेस फ्यूल को निकालने के लिए भी जगह होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन को भी डालने के लिए जगह होता है, और जो वाटर वेपर है या फिर H2O है, ये एक्सेस ऑक्सीजन है या अनयूज्ड गैसेस है, उसको भी बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मेनली क्या होता है, गैसेस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन का। और इसमें क्या करते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड और हमारा कैथोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनके बीच में ही ये होता है। और ये जो होता है बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ में कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट के साथ पास होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। और जिसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है, H प्लस आयंस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ऑक्सीजन passes over from one electrode and hydrogen passes over the other, and they react electrochemically to generate electricity, water and as well as heat. ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट जनरेट होता है। फिर अगर फ्यूल सेल्स देखा जाए तो ज्यादातर अभी यूज किया जा रहा है ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो जो कंपेयर टू द व्हीकल्स पावर्ड बाय द इंटरनल कंबस्शन इंजन जो अभी हम लोग यूज करते हैं, फ्यूल सेल्स पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हैव वेरी हाई एनर्जी कन्वर्शन एफिशिएंसी, नियर जीरो पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर ही ज्यादातर रिलीज होता है, जो कि रिलेटिवली सेफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो पॉल्यूशन देखा गया है। ठीक है, fuel cells powered electric vehicles score over battery operated electric vehicles in terms of increased efficiencies and easier and faster refueling. तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग लिथियम आयन बैटरीज जो यूज करते हैं ना, उसके कंपैरिजन में भी फ्यूल सेल जो होता है बहुत बहुत ज्यादा जो है एफिशिएंट है। एंड साथ ही साथ जो है इसका जो रिफ्यूलिंग प्रोसेस होता है, जो मेनली जो हम लोग लिथियम आयन बैटरीज होती है उसमें 2-3 घंटा या उससे भी ज़्यादा जो है चार्जिंग में लग जाता है, लेकिन इसको रिफ्यूलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इस पे एम्फोसिस होगा। देख सकते हैं आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है, तो फ्यूचर में है जो है फ्यूल सेल वाली जो कार्स होंगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर होगी, वो यूज़ किया जाएगा। फिर फ्यूल सेल्स फॉर पावर जनरेशन देखा जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल लार्ज पावर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या है, हम लोग ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, जो कि इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट साबित होता है। तो फ्यूल सेल सिस्टम्स आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन। ठीक है, स्मॉल स्केल कहा जा रहा है, लार्ज स्केल नहीं कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे शहर को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक ही प्लांट से दिया जा सकता है। स्मॉल स्केल में है, एक सोसाइटी है, तो वहां पर ऐसा किया जा सकता है। The fuel cell can supply combined heat as well as power to commercial buildings, hospitals, airports, military installation at remote locations. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े प्लांट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े-बड़े प्लांट नहीं होते और फ्यूल सेल की एफिशिएंसी भी कितनी होती है, लगभग 55% होती है। जो कन्वेंशनल प्लांट होते हैं वो 35% ही होता है। तो एमिशंस आर वेरी सिग्निफिकेंटली लोअर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही मेनली जो एमिट होते हैं। एंड फ्यूल सेल सिस्टम्स आर बेसिकली मॉड्यूलर है, तो आपको अगर ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो आप उसमें चेंज कम बेसी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से जो है फ्यूल सेल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है अगर स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन करना है किसी कमर्शियल बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, है ना, एयरपोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, तो ये किया जा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट जो कंस्ट्रेंट है कि इसमें कॉस्ट जो है ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी रिसर्च का टेक्निक है, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हुआ नहीं है, बहुत कम ही कंपनी जो है ये इस पे काम कर रही है। ठीक है, तो फ्यूचर में ये सारे चीज़ों पे डिस्कशन होगा ही।
तो ये था हमारा चैप्टर रिन्यूएबल एनर्जी से जितने भी टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल है, सोलर, विंड, थर्मल, ओशियन थर्मल, हाइड्रोथर्मल, जियोथर्मल, फिर टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, बायोमास एनर्जी, एनारोबिक मिथानेशंस, डाइजेशंस, ये सब कुछ जो है डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स वगैरह है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।